स्वागत है आपका द एडवेंचर डायलॉग्स में। मेरा नाम है श्री राम। हाजिर हूँ एक नए एपिसोड के साथ। पूरे यूनिवर्स में पृथ्वी के अलावा क्या कहीं और भी जीवन का अस्तित्व है? वैज्ञानिकों के बीच यह विषय हमेशा से ही बहस का मुद्दा रहा है। हाल ही में अमेरिकी सरकार ने यूएफओस को लेकर एक रिपोर्ट को सार्वजनिक किया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि एलियंस आज तक कभी भी धरती पर आए हैं। इसका कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। हालांकि उसमें इस बात से भी इनकार नहीं किया गया है कि एलियंस का अस्तित्व नहीं है। बीते कई दशकों से वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश में लगे हुए हैं। जल्दी ही वे पृथ्वी के लगभग 4 प्रकाश वर्ष दूर अल्फा सेंचुरी में जीवन की तलाश शुरू करने वाले हैं। लेकिन क्या वे एलियंस के अस्तित्व से पर्दा उठाने में कामयाब हो पाएंगे? और क्या इस ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा भी कहीं जीवन मौजूद है? आज के इस एपिसोड में इन्हीं सवालों की जांच पड़ताल करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। सवाल नंबर 1, कहां और कैसे उठा सवाल। नेटली हैंस एक लेखिका हैं और साइंस फिक्शन में काफी दिलचस्पी रखती हैं। वे बताती हैं कि सदियों पहले जब न तो कोई स्पेस टेलीस्कोप की खोज हुई थी और न ही किसी भी प्रकार के स्पेसशिप की कल्पना की गई थी, उस समय लगभग 2000 साल पहले लूसियंस नाम के एक लेखक ने अपनी किताब में पृथ्वी से कहीं दूर जीवन का जिक्र किया था। लूसियंस ने चांद पर पंख वाले घोड़ों और विशालकाय उड़ने वाले पक्षियों का जिक्र किया है। साथ ही उन्होंने ऐसे अजीबोगरीब लोगों के बारे में भी लिखा है जिन्हें अगर एलियंस कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा। इसके करीब 800 साल बाद जापान में 10वीं सदी के आसपास द बैम्बू कटर्स डॉटर नाम की एक और साइंस फिक्शन कहानी लिखी गई, जिसमें चांद पर जीवन होने का जिक्र किया गया था। ऐसा अक्सर हुआ है जब किसी प्राचीन कहानी में एलियंस का जिक्र किया गया है, उसमें चांद का भी जिक्र हुआ है। शायद ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि चांद पृथ्वी के सबसे नजदीक है, जबकि अन्य ग्रह जैसे शुक्र, बुध या मंगल धरती से नहीं दिखते। लेकिन जल्द ही मंगल भी पृथ्वी पर चर्चा का विषय बन गया। 1870 के दशक में एक इटालियन खगोल शास्त्री जियोवानी वर्जीनियो स्चियापारेली ने टेलीस्कोप से मंगल ग्रह को देखा और इसके बारे में विस्तार से लिखा। उसके कुछ साल बाद पोलैंड के एक पादरी ने एक किताब लिखी जिसमें मंगल पर रहने वाले 9 फीट लंबे शाकाहारी लोगों का जिक्र किया। उन्होंने पहली बार इन लोगों को मार्शियंस कहकर बुलाया। इसी दौर में H.G. वेल्स की एक किताब आई द वार ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें ऐसा जिक्र आया कि मार्शियंस ने पृथ्वी पर हमला किया है। सवाल नंबर 2, दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज। 1960 के दशक में जब एक युवा वैज्ञानिक फ्रैंक ट्रेड ने कहा कि एक सौर मंडल से दूसरे सौर मंडल में सिग्नल्स को भेजने के लिए विश्व युद्ध के दौरान तैयार की गई रेडियो तकनीक को इस्तेमाल किया जा सकता है और संभव है कि एलियंस भी ऐसा करते हों। उनके बारे में जानने के लिए हमें बस उनके सिग्नल्स को पकड़ना होगा। सेथ शोस्टेक, जो कि एक वरिष्ठ खगोल विज्ञानी है, बीते लगभग 4 दशकों से वे ऐसे ही सिग्नल्स को सुनने पर काम कर रहे हैं। एक बार जब उन्होंने टेलीस्कोप के एंटीना को नजदीक के ही किसी तारे की ओर मोड़ा तो उन्हें वहां से कुछ सिग्नल्स आने के संकेत मिले, लेकिन वह इसकी पुष्टि नहीं कर पाए। 1980 के दशक में अमेरिकी सरकार ने सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंस्टीट्यूट को आर्थिक मदद देना शुरू किया। कई सालों तक अंतरिक्ष में आने वाले सिग्नल्स पर रिसर्च जारी रही। फिर एक दिन ओहायो यूनिवर्सिटी के एक खगोल वैज्ञानिक टेलीस्कोप के डेटा का अध्ययन कर रहे थे तो उन्हें कुछ बेहद अधिक तीव्रता और फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल्स मिले। उन्हें लगा ये एलियंस के सिग्नल हैं। वे बहुत खुश हुए और सिग्नल्स के डेटा के पास उन्होंने लिखा वाव। लेकिन असल में उन्हें क्या मिला, इस बात की कभी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। बाद में उसी को वाव सिग्नल के नाम से जाना गया। इसके कई वर्षों के बाद भी तमाम रिसर्च के बावजूद एलियंस का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। तो ऐसे में तत्कालीन सरकारों पर भी इस बात का दबाव बढ़ा कि ऐसे प्रोजेक्ट्स पर लाखों अरबों डॉलर खर्च करने का क्या फायदा जब कुछ भी पुख्ता तौर पर हासिल नहीं हो रहा है। और 1990 तक आते आते अमेरिकी सरकार ने सेट इंस्टीट्यूट को दी जाने वाली आर्थिक मदद को बंद कर दिया। इससे एलियंस की खोज का काम धीमा जरूर हो गया, पर इसका अंत नहीं हुआ। सवाल नंबर 3, केपलर। डेविड ग्रिन्सस्पून एक एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट हैं और प्लेनेटरी साइंस इंस्टीट्यूट में वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। उनका मानना है कि शायद उस वक्त तक अधिक ग्रहों की खोज नहीं हुई थी, इसलिए एलियंस को ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन 1990 के दशक में वैज्ञानिकों ने हमारे अपने सौर मंडल में कई छोटे छोटे ग्रह खोज निकाले और एक बार फिर सवाल उठने लगा कि क्या हमारे सौर मंडल के बाहर भी ऐसे ग्रह हो सकते हैं जहां जीवन हो। और ऐसे ही ग्रहों की खोज के लिए नासा ने मार्च 2009 में केपलर अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। इसमें टेलीस्कोप वाली एक ऑब्जर्वेटरी थी जिसमें पृथ्वी के बाहर जीवन को खोजना था। केपलर कई सालों तक तारों पर नजर रखता रहा
उसका काम था कि वह यह चेक करे कि किसी तारे से आ रही रोशनी में कोई परिवर्तन होता है अथवा नहीं। केपलर के जरिए कुछ ग्रह ढूंढने की उम्मीद थी, लेकिन 9 साल के अपने कार्यकाल में उसने लगभग 2600 ग्रह खोज निकाले। लेकिन इनमें से कितनों पर जीवन हो सकता है? ग्रीनस्पून कहते हैं कि हमें नहीं पता कि जीवन किन हालातों में पनपता है, क्योंकि हमारे पास केवल पृथ्वी का ही उदाहरण है। तो ऐसे में हम केवल यह अनुमान ही लगा सकते हैं कि शायद पृथ्वी जैसी परिस्थितियां हमारी आकाशगंगा में जहां कहीं भी मौजूद होंगी, वहां किसी न किसी रूप में जीवन हो सकता है। उनका मानना था कि इस खोज से धरती के बाहर जीवन की तलाश में वैज्ञानिकों में और अधिक रुचि पैदा होगी। धरती पर एक्सट्रीमोफाइल्स जैसे कुछ जीवों की खोज ने इस संभावना को और बल दिया कि जीवन कठिन से कठिन परिस्थितियों में पनप सकता है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि ये नन्हे जीव जो जीवन की शुरुआत का आधार रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में मौजूद हैं और ये एक दिन एलियंस को खोजने में अवश्य कामयाब होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अगर एलियंस कहीं मिल गए तो क्या? सवाल नंबर 4, एलियंस मिले तो हम क्या करेंगे? स्टीवन डिक एक खगोल वैज्ञानिक हैं और अपने सालों साल के अनुसंधान के बाद वे कहते हैं, मुझे जितना पता है न तो अमेरिकी सरकार के पास और न ही किसी और व्यक्ति के पास इसकी कोई योजना है कि अगर कहीं एलियंस मिल जाते हैं तो उन परिस्थितियों में हम क्या करेंगे। वे आगे कहते हैं कि हमें नहीं मालूम कि हम जिन्हें खोज रहे हैं वे कैसे हैं और हमसे मिलकर उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। हम यह मानकर नहीं चल सकते कि वे अच्छे ही होंगे। संभव है कि वे बुरे हों या फिर अच्छे भी। सवाल यह भी है कि हो सकता है जैसे हम उनकी तलाश कर रहे हैं वैसे ही वे भी हमारी खोज कर रहे हों और हमसे मिलने एक दिन पृथ्वी पर आ जाएं। ऐसे में क्या होगा? उनसे बात कैसे करेंगे और किस भाषा में? और उनसे बात कौन करेगा? USA, UN या फिर कोई और? उनसे मिलने पर उनसे बचने या लड़ने के लिए हमारी क्या रणनीति होगी? आप क्या सोचते हैं इन तमाम सवालों के बारे में? अपनी राय हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।